नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से काव्य लक्षण के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि हम काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र को देख रहे हैं, और पिछली वीडियो में हमने काव्य लक्षण के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम काव्य हेतु के बारे में पढ़ेंगे। परंतु काव्य हेतु को पढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप समझ लें कि काव्य हेतु होता क्या है, क्योंकि जब आप एक बार समझ लेंगे काव्य हेतु के बारे में तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यदि आप समझेंगे ही नहीं तो केवल रट्टा मारने से चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि आगे आपको जाकर के काव्य प्रयोजन पढ़ना है, रस संप्रदाय पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। तो काव्य हेतु को सबसे पहले आप समझिए कि काव्य हेतु कहते किसको है, क्या होता है काव्य हेतु काव्य शास्त्र में। और जैसा कि विद्यार्थी हमेशा परेशान रहते हैं कि मैम काव्य हेतु क्या है, काव्य लक्षण क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, तो मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड बनाया है जिसमें आपको काव्य हेतु के बारे में मैं अभी समझाती हूँ कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। समझने के बाद जब आप काव्य हेतु को पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह साफ समझ में आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य यदि लिखा गया है तो इस काव्य की उत्पत्ति का अर्थात इस काव्य को लिखने का कारण क्या है। और देखिए, एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति में जो काव्य रचना करता है उस काव्य रचना को करने के पीछे या कह लीजिए कौन सा ऐसा कारण है जो इसके पीछे काम करता है, अर्थात काव्य रचना करने के लिए सामर्थ्य या क्षमता उत्पन्न कर देने वाले वे सभी कारण काव्य हेतु कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य एक प्रकार से कार्य है और हेतु कारण है, क्योंकि देखिए काव्य रचना कर सकने का सामर्थ्य जो है वो हर व्यक्ति में नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विलक्षण ढंग से, व्यंजनात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है, बस वे ही कवि होते हैं। वैसे तो उलझुल लिखने वाले कुछ भी लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में कवि की श्रेणी में किसी को रखा जाएगा तो ऐसी भावनाओं को जो व्यक्त कर पाए वही कवि हो सकता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जो साधारण जन है उससे बहुत अलग होती है, भिन्न होती है, एक कह सकते हैं एक प्रकार से उच्च कोटि की होती है। इसलिए काव्य हेतु को पढ़ने से पहले इसके अर्थ तथा इसके भाव को समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में काव्य हेतु होता क्या है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में तो आ गया ही होगा कि काव्य हेतु होता क्या है, अर्थात काव्य रचना करने का कारण। तो अब हम आगे चलेंगे और गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से काव्य हेतु के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों को। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में हिंदी साहित्य से संबंधित इसी प्रकार के बहुत आसान तरीके से तथ्यों को समझाया जाता है और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर पढ़ाया जाता है। तो आप यदि किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और विषय के रूप में यदि हिंदी आपने लिया है तो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसान और सरल भाषा में मैं अपनी वीडियो में आपको पढ़ाती हूँ, महत्वपूर्ण तथ्यों को बताती हूँ जो कि आपको परीक्षा में जरूर रूप से देखने को मिलेंगे। पिछली जितनी भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी, वो सभी बहुत उपयोगी है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आप परीक्षा में देख सकते हैं कि उससे कितने सारे प्रश्न आएंगे। तो ज़रूर से सारे वीडियोस को देखें। प्रत्येक दिन 8 से 9 के बीच में मैं क्लास अपलोड करती हूँ, तो इसे पूरा ज़रूर देखा करिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके साथ साथ यदि आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। जिस भी वीडियो का PDF आपको चाहिए वहीं पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं आज के विषय वस्तु पर, जहां हम पढ़ेंगे काव्य हेतु के बारे में। हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्ना कारणम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। हमने अभी भी पढ़ा ही कि काव्य हेतु में हेतु क्या है तो कारण है, अर्थात काव्य लिखने का
कारण या फिर काव्य की उत्पत्ति का कारण, जो भी कारण से संबंधित जो शब्द है, ये एक ट्रिक है। देखिए कारण अर्थात हेतु में आप सीधे समझ के चले जाइए। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। अर्थात ऐसा सामर्थ्य जो किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए किसी कारण से, वो कारण जो है जिस कारण से सामर्थ्य उत्पन्न हो जा रहा है किसी एक व्यक्ति में काव्य रचना करने के लिए, तो वो सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला जो भी फैक्टर है या कह सकते हैं जो भी कारण है, वही कारण काव्य हेतु कहलाता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो बाबू गुलाब राय की बात करें तो इन्होंने और भी इसको सरल किया है, समझाया है कि अगर हेतु की बात करें तो इसका अभिप्राय अर्थात इसका अर्थ उन सभी साधनों से लिया जा सकता है। वे सभी साधन हैं जो कवि की काव्य रचना करने में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 भेद बताए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि काव्य हेतु के कितने भेद है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि काव्य जो हेतु है उसके 3 भेद होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसे एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे काव्य हेतु का अर्थ है कारण, तो कारण 1, 2, 3 वर्ण है, तो 3 भेद है इसके। ये सिर्फ ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूं, आप चाहे तो अपना भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो 3 भेद हो गए काव्य हेतु के। अब ये भेद है कौन कौन? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों को भी याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में एक दूसरा और जोड़ देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन भेद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। इनमें प्रतिभा जो है वो सर्व प्रमुख काव्य हेतु है। सभी आचार्यों ने देखिए प्रतिभा को सबसे ज्यादा सर्व प्रमुख या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है कि प्रतिभा जो है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि चीज है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कवित्व का बीज किसे माना गया है काव्य हेतु के लिए, तो प्रतिभा को माना गया है। और प्रतिभा देखिए वो तो जन्मजात प्रतिभा होती है, आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे बालक जो होते हैं वो बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। अर्थात काव्य का जो मूल कारण है, मूल जो हेतु है काव्य सृजन का, वो क्या है? प्रतिभा। अर्थात अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो सबसे बड़ी चीज है और भामा ने काव्यालंकार में इसी प्रतिभा को सबसे प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने काव्य में बताया भी है, गुरुपदेशाद धेतुम शास्त्रम जडधियोप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता। ये जो काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता है, ये अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगी और पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति किसकी है? भामा की है। भामा ने बताया है कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता। प्रतिभा जहां दिखती है, जहां प्रतिभा होती है, वहां सहज रूप में काव्य सृजन बहुत अच्छा होता है और प्रतिभा को भामा ने माना है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हम आगे देखेंगे। आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। तो अब बात करें दंडी की, तो इन्होंने कहा है कि नैसर्गिक प्रतिभा जो स्वभावतः प्रतिभा होती है किसी व्यक्ति के अंदर, वो साथ साथ निर्मल शास्त्र का ज्ञान और साथ साथ उस ज्ञान का अभ्यास, ये तीनों जब संयुक्त रूप से मिलते हैं तो एक अच्छे काव्य का सृजन करते हैं। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। तो इस प्रकार ये नैसर्गिकी प्रतिभा साथ साथ ये जो निर्मल शास्त्र का ज्ञान है वो और अभ्यास, ये तीनों मिल करके नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम मिल करके काव्य का सुंदर सृजन करते हैं, ऐसा दंडी मानते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगली जो पंक्ति है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये जो पहली पंक्ति है यही अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलती है, तो इस पंक्ति को बहुत अच्छे से देखिएगा। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए वामन की बात करें
तो जिस प्रकार सबने काव्य हेतु की बात की है, तो उन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु के स्थान पर किसने किया है, तो वामन ने किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण, ये तीनों ध्यान रखिएगा, लोक विद्या और प्रकीर्ण वामन का है। इन तीनों को काव्यांग अर्थात काव्य हेतु स्वीकार किया गया है वामन के द्वारा, लोक विद्या और प्रकीर्ण को। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, तो ये उनका महत्वपूर्ण कथन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि लोक विद्या और प्रकीर्ण, साथ साथ कुछ एक और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है और आपको उनमें से देखना होता है कि कौन नहीं है। तो ये नहीं वाले प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। वामन की ये तीन मूलभूत काव्यांग है या काव्य हेतु स्वीकार किए हैं वामन ने, लोक विद्या और प्रकीर्ण को। यहाँ आचार्य वामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार। विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। स्पष्टता विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। तो जहां पे बात करें लोक से, तो लोक से व्यवहार था, विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्यज्ञत्व अर्थात काव्य परिचय, अभियोग यानी काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान अर्थात चित्र की एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः वामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। तो जहां बात की जाए वामन की, तो मूल रूप से माना जाए तो वामन भी प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मान रहे हैं। कवितस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, ये भी महत्वपूर्ण देखिए कथन है वामन का। कवितस्व बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, बीज के रूप में इन्होंने भी प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। तो अब देखिए प्रतिभा को उन्होंने सीधे सीधे शक्ति कह दिया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कि किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है, तो शक्ति रुद्र के पास देखिए ट्रिक है कि रुद्र ही शक्तिशाली होता है या कह सकते हैं शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो रुद्रट ने शक्ति का प्रयोग किया है प्रतिभा के स्थान पर और माना है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों काव्य के मूल हेतु है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है तथा इस शक्ति के अर्थात इसी प्रतिभा को जो शक्ति कहा गया है, इसी शक्ति के इन्होंने फिर से दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सहजा और उत्पाद्या शक्ति के दो मूल भेद किसने किए हैं, तो रुद्रट ने किए हैं और साथ साथ प्रतिभा को इन्होंने शक्ति भी कहा है रुद्रट ने। अब देखिए सहजा जो शक्ति है, चूंकि है तो सभी प्रतिभा का ही अंग, शक्ति कहिए या प्रतिभा कहिए एक ही बात है। ये अलग बात है कि रुद्रट ने शक्ति कह दिया है। तो सहजा और उत्पाद्य जो है वो है तो प्रतिभा का ही अंग। तो सहजा नैसर्गिक शक्ति है और उत्पाद्या व्युत्पत्ति शक्ति, अर्थात सहजा जो है वो सहज नैसर्गिक शक्ति है या कह लीजिए नैसर्गिक प्रतिभा है जो सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है। और उत्पाद्य जो है वो व्युत्पत्ति शक्ति अर्थात उसको व्युत्पन्न किया जाता है प्रयास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, कुछ भी, ठीक है। तो आचार्य तो इस प्रकार रुद्रट ने सबसे पहले तो प्रतिभा को शक्ति कहा और फिर शक्ति के दो भेद कर दिए, सहजा और उत्पाद्या। सहजा को इन्होंने नैसर्गिक माना और उत्पाद्या को उन्होंने व्युत्पत्ति मान लिया। तो इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी रुद्रट के बारे में, हम आगे देखेंगे। अगले आचार्य मुम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप से हेतु स्वीकार किया है। अर्थात देखिए इन्होंने भी शक्ति कहा है प्रतिभा को, साथ साथ इन्होंने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है और अभ्यास तो अभ्यास ही है। तो इन्होंने शक्ति, निपुणता ये शब्दों का प्रयोग किया है। शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप से इन्होंने हेतु स्वीकार किया है। शक्ति, निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति
हेतुस्तदुद्भवे। तो इस प्रकार शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र ये सभी मान करके एक साथ शक्ति, निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप से मम्मट ने काव्य हेतु अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और साथ साथ ये नाम भी शक्ति, निपुणता और अभ्यास, देखिए निपुणता को इन्होंने अपने से जोड़ा है, शक्ति तो रुद्रट ने जोड़ दिया ही था, निपुणता इन्होंने अपने हिसाब से अपने एक शब्द को जोड़ा, किसके स्थान पर, तो व्युत्पत्ति के स्थान पर निपुणता को जोड़ा। आगे हम चलेंगे, जयदेव को देखेंगे। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है, श्रुत अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। अर्थात इन्होंने जयदेव जो है उन्होंने चंद्रालोक, देखिए जयदेव की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा आप। और इसी में उन्होंने जयदेव ने कहा है कि जो श्रुत और अभ्यास सहित, श्रुत अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ जो होती है प्रतिभा ही कविता का मूल हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। तो जयदेव की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ जब प्रतिभा मिलती है तो कविता का कारण बनती है, कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी और पानी के संयोग से क्या होता है, बीज बढ़कर लता बन जाती है, वृक्ष के रूप में परिणत हो जाती है। तो इस प्रकार जयदेव की ये सभी बातें हैं। आगे हम देखेंगे पंडित राज जगन्नाथ को। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा को ही काव्य का हेतु स्वीकार किया है। अर्थात ये व्युत्पत्ति या फिर अभ्यास इसको काव्य का हेतु मानते ही नहीं है, इसको बिल्कुल नकार दिया है। और मानते हैं तो केवल प्रतिभा को मानते हैं। विशेष महत्वपूर्ण इस दृष्टि से देखिएगा कि ये केवल प्रतिभा को मानते हैं और बाकी को मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा ही होती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कवि बन जाता है या फिर रचना करने लगता है, काव्य की उत्पत्ति करता है। तो इनका जो महत्वपूर्ण कथन है, तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, अर्थात केवल प्रतिभा को मानने वाले पंडित राज जगन्नाथ है। इसको मैंने एक ट्रिक से ऐसे याद किया है कि पंडित केवल पूजा करते हैं, तो केवल अर्थात केवलाम प्रतिभा को मानने वाले पंडित राज जगन्नाथ है। आप चाहे तो अपना भी कोई ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रतिभा के बारे में अब विस्तार रूप से कि प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिभा क्या है। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। जैसा कि हम अभी पढ़ते भी आए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा सर्व प्रमुख, सर्वोपरि आप कुछ भी कह सकते हैं काव्य हेतु में या काव्य के कारण में, वो है प्रतिभा। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। तो ये एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो अंदर से आपको नित्य नई नई नवीन उद्भावनाओं को बताती है, प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। ये नवीन उद्भावनाएं पैदा करती है, एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। भट्टतौत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। और भट्टतौत का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। भट्टतौत ने क्या कहा है कि नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा जो होती है वही प्रतिभा है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुह, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, भट्टतौत की परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रज्ञा वो भी नई नई प्रज्ञा, नई नई भावनाएं, नई नई उन्मेष ये करती है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुह, ये भट्टतौत का कथन है, ध्यान दीजिएगा प्रतिभा के बारे में। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। वहीं अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि प्रतिभा क्या है, अद्भुत अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात बहुत ही अद्भुत अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की योग्यता रखती है। कौन? प्रतिभा रखती है। और ऐसा कहने वाले हैं अभिनव गुप्त, महत्वपूर्ण इनका कथन है, ध्यान दीजिएगा। आगे आचार्य राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद कर दिए हैं। राजशेखर की जो प्रतिभा के दो भेद है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे हम। सबसे पहले तो इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, और ये कौन कौन सी है, तो कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा।
ये दोनों कार्यत्री तथा भावित्री राजशेखर ने किए हैं भेद प्रतिभा के। कवि का उपकार करने वाली जो प्रतिभा होती है उसको कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहते हैं। अर्थात वे प्रतिभा, वैसी प्रतिभा जो कवि का उपकार करती है वो कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है तथा सहृदय का अर्थात उसके सुनने वाले का अर्थात सहृदय या कवि की जो भी रचना है उसका रसास्वादन करके जो लोग सुंदर अनुभूति प्राप्त करते हैं या आनंद का सुख करते हैं, तो एक प्रकार से ये सहृदय का उपकार करती है। तो कार्यत्री कवि का और भावित्री सहृदय का। इस प्रकार कार्यत्री भावित्री को राजशेखर ने माना है। आगे देखेंगे आचार्य वाग्भट ने लिखा है, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वोत्तोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। अर्थात ऐसी एक भावना या ऐसी जिसको कहते हैं हम प्रतिभा है, वो क्या होती है, नए नए अर्थों का, नई नई उक्तियों का, प्रसन्न पदावलियों का क्या करती है, उद्घोष करने वाली, उद्बोध करने वाली कवि की स्फुरणशील बुद्धि को ही प्रतिभा कहा गया है, ऐसा वाग्भट कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। तो किस आचार्य ने अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है प्रतिभा को? तो अंतःकरण की उद्भावित क्रिया रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिभा को कहा है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति के बारे में। तो व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य को व्युत्पत्ति के अर्थ के रूप में माना गया है। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर उचित अनुचित का विवेक होता है उसी के अंदर कह सकते हैं प्रगाढ़ पांडित्य की भावना होती है या बहुज्ञता होती है, ऐसा मानते हैं। राजशेखर का महत्वपूर्ण कथन है, देख लेंगे, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। अर्थात व्युत्पत्ति वही है जिसमें उचित अनुचित का विवेक हो या उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। तो व्युत्पत्ति के अर्थ को आपने देखा, राजशेखर के अनुसार क्या लिखा है। आगे हम देखेंगे अभ्यास को। काव्य रचना के लिए निष्ठा पूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। जैसे हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं कि हमें वो चीज बहुत अच्छे से आ जाए, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, तो वो बार बार प्रयास करना ही क्या कहती है, अभ्यास कहलाती है। तो बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों को, प्रयासों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे कामों के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। परीक्षाओं के लिए मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी किसी एक परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो वो फिर से और ज्यादा मेहनत करता है और प्रयास करता है कि अगली बार तो मैं इसको बिल्कुल निकाल ही लूंगा। तो इस प्रकार अपनी कमियों को धीरे धीरे वो क्या करता है, समाप्त करता है और बेहतर हो जाता है पहले से ज्यादा। तो ये अभ्यास के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण काव्य हेतु को पढ़कर समाप्त कर लिया है और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए। अगली वीडियो में हम काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस चैनल में अपलोड की जाती हैं जिससे आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत मदद मिलेगी, बहुत सुविधा होगी। आप बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं। और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। हम देख लेंगे कल के प्रश्न को। कल मैंने आपसे पूछा था कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ये किस कवि का कथन है? तो इसका सही उत्तर है ये जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण कथन है। और देख लेंगे किन किन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से, अमित तिवारी लखनऊ से, विपिन यादव जौनपुर से। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी के विद्यार्थी भी प्रयास करें कि आप वीडियो को अच्छे से सुने और जो वीडियो के अंत में प्रश्न आता है उसका सही उत्तर दें, ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। अब चलिए देखेंगे आज के प्रश्न को।
तो आज का हमारा प्रश्न है कि राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में काव्य प्रयोजन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।